हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोटॉप। अगर हम हमारे नेट एग्जाम के लिए सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का, दैट इज लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोटॉप। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। तो सबसे पहले हम लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की असम्पशंस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट असम्पशन है लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, वो क्या है? वो हमारी फर्स्ट असम्पशन है, दैट इज दिस आइसोथर्म इज वैलिड, this isotherm is valid only for monolayer adsorption, only for monolayer adsorption, right? ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो असम्पशन है वो क्या है कि हमारे पास जितने भी साइट्स वहां पर सरफेस पर अवेलेबल होंगी, ठीक है, तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी हर साइड की वो क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास 10 साइट्स अवेलेबल हैं हमारे किसी भी सरफेस पर, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो सभी साइट्स के ऑक्यूपाई होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी जी? हमारे पास सेम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो सेकेंड असम्पशन क्या है? all the sites are equivalent, all the sites are equivalent and the probability of occupying the site, the probability of occupying the sites, occupying all sites are equal, ठीक है। occupying all sites are equal, right, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो असम्पशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम एग्जाम में इन्हीं असम्पशन से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड असम्पशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई साइट पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगी तो वो जो नेबरिंग साइट है, ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड असम्पशन हमारी होगी जी द ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइट, the occupancy of any particular site is not affected, any particular site is not affected by the neighboring site, right? Yeah, by the neighboring site। ये हमारे पास क्या है? इसकी थर्ड असम्पशन है। फोर्थ असम्पशन उन्होंने क्या यहाँ पर एज्यूम की थी? फोर्थ असम्पशन है कि एक पर्टिकुलर साइट में एक ही जो हमारे पास पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ओनली वन पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब, only one particle can absorb in a particular site, in one site, ठीक है। एक पार्टिकल ही एक साइट में क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 असम्पशन थी लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशंस क्या होगा और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो सभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जो लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कंसीडर करती है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कंसीडर किया जाता है? देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, देयर एग्जिस्ट
अ डायनामिक इक्विलिब्रियम between एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन, राइट। अब देखो जो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि ये टैप है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास क्या है जी, इस तरीके से हमने मान लिया ये टैप है, ठीक है, इसमें से वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा एक टाइम पर ये जो कंटेनर है ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या होगा जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। बट अगर सपोज करो हमने कहा कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हमारे पास एक टैप है और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है जी, वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ से आ रहा है, हमने ये मान लिया, इसको इस तरीके से मान लो। पर हमने इस केस में ये कंसीडर किया कि यहाँ पर एक होल है, ये कंटेनर में क्या है, एक होल है, और ये जो होल है और यहाँ पर जो वाटर का, यहाँ पे जो वाटर यहाँ पर फॉल डाउन हो रहा है, उनका जो रेट है वो क्या है, सेम, मतलब जितना वाटर कंटेनर से बाहर जा रहा है उतना ही वाटर कंटेनर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर वाटर का लेवल राइज होगा ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है और वो इक्विलिब्रियम किसमें है, डायनामिक में है ना, डायनामिक हुआ ना, यहाँ पे तो आपको लेवल चेंज होता हुआ दिखाई देगा, पर यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जितना वाटर कंटेनर के अंदर आ रहा है उतना ही वाटर कंटेनर से बाहर जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये केस हमारा किसका हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास क्या होगा कि जितना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, रेट ऑफ डीसॉर्प्शन हो रहा है, राइट, ठीक है। तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन हम कहेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और डीसॉर्प्शन है वो क्या है जी, इक्वल है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन is equal to rate of desorption, right, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा और रेट ऑफ डीसॉर्प्शन क्या होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है हमारे पास वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड थर्ड इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनऑक्यूपाइड साइट क्यों होगा, अब देखो अगर हमारे पास एड्सॉर्प्शन हमें करवानी है तो जितनी ज्यादा साइट्स अवेलेबल होंगी उतना ही क्या होगा, ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। अगर मान लो हमारे पास टोटल 100 साइट्स है और अगर हमने ये कहा कि 100 में से, ठीक है, सिर्फ क्या है कि 10 साइट्स ऑक्यूपाइड है, 90 साइट्स क्या है अभी अनऑक्यूपाइड, तो एड्सॉर्प्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली। अगर हम ये केस कंसीडर करें कि 100 में से अगर 90 साइट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 10 आपके पास क्या है, आपके पास अनऑक्यूपाइड है, तो उस केस में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि हमारे पास जितनी ज्यादा साइट्स अवेलेबल होंगी तो उस केस में क्या होगा, वहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, 1 माइनस थीटा से, ठीक है, वेयर थीटा इज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, तो 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स, राइट। तो हमारे पास जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, हमारे पास जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ जाएगा जी, वो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू
अनऑक्यूपाइड साइट्स, राइट। अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के जो साइन को हम यहाँ पर हटा दें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंटू पी इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा, ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या लिखेंगे जी, सिमिलरली रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज गिवन बाय, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस किस पर डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। देखो अब डिसऑर्प्शन होना है मतलब जो साइट्स अगर ज्यादा फिल्ड होंगी तभी तो वही तो डिसऑर्ब होंगी, है ना। अगर पहले से ही वहां पर क्या है आपके पास सरफेस के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जो वो साइट्स अगर ऑक्यूपाइड होंगी, ठीक है, तभी वहां पर क्या होगा, डिसऑर्प्शन हो सकता है। अब मान लो कि सपोज करो कि 10 साइट्स ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और एक केस में हमारे पास क्या है 90 साइट्स ऑक्यूपाइड है, तो डिसऑर्प्शन किस केस में ज्यादा हो सकता है, जिस केस में 90 साइट क्या है ऑक्यूपाइड, है ना। डिसऑर्ब होने के लिए भी तो चाहिए ना, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल तो होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन हुआ होगा तभी तो डिसऑर्प्शन होगा। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड साइट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स दैट इज थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी यहाँ पर सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर हमारा रेट ऑफ डिसऑर्प्शन डिपेंड करता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा इंटू एन। प्रेशर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली रिलेशन नहीं होगा प्रेशर के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ना कि डिसऑर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज इक्वल टू के डिसऑर्प्शन इंटू थीटा इंटू एन, ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जब एड्सॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन, राइट, ये हमने कहा। तो इसका मतलब हमारे पास होगा जी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या हो गया, के एड्सॉर्प्शन इंटू पी इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा, और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या हो गया, के डिसऑर्प्शन इंटू थीटा इंटू एन, राइट। तो एन से एन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो के एड्सॉर्प्शन अपॉन में के डिसऑर्प्शन, ठीक है, ये दोनों ही कांस्टेंट है जी, ये दोनों ही क्या है हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, एक अनदर कांस्टेंट दैट इज कैपिटल के। तो k इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा इंटू पी। तो हमारे पास क्या आ गया जी, kp इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारे पास एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। पर मैं आपको ना इस फॉर्मूले में, ठीक है, इसको रीअरेंज करके मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहां से ना जो कैलकुलेशन हमारी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, देखो हमारे पास ये आ गया केपी इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा हो या तो के फाइंड आउट करना या फिर पी फाइंड आउट करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना बहुत फिर सिंप्लीफाई हो जाती है, सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को यूज करना फॉर कैलकुलेशन ऑफ के एंड पी, ठीक है। अब थीटा को कैलकुलेट अगर आपको करना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं जी, ठीक है। मैंने क्या किया, केपी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसको ऐसे लिख लिया। तो केपी माइनस केपी इंटू थीटा इज इक्वल टू थीटा, केपी इज इक्वल टू थीटा प्लस केपी इंटू थीटा।
तो थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस केपी। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, केपी ओवर 1 प्लस केपी। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि मैम अगर ये वाला फॉर्मूले से भी तो आ जाएगा थीटा, आ जाएगा, बट यहाँ पे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज सॉल्व तो वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थीटा इज इक्वल टू केपी ओवर 1 प्लस केपी। अगर आपको एग्जाम में थीटा फाइंड आउट करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है जी, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम यही फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो हमारे पास कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास केस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ गए यहाँ से, केपी इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा एंड सेकेंड इज थीटा इज इक्वल टू केपी ओवर 1 प्लस केपी, राइट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पर और करते हैं, वो है जी केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, हमारे पास ये भी अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, डिस्कस करते हैं स्पेशल केस। अब वो स्पेशल केस क्या है, ठीक है, दैट इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, केस ऑफ डिसोसिएशन। अब अभी हमें कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है ना कि यहाँ पर कि एड्सॉर्प्शन हो रही है, उसमें क्या डिसोसिएशन का क्या रोल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो हमने कहा कि हमारे पास ये क्या है, हमारा एड्सॉर्बेंट है, यहाँ पर ये साइड्स क्या है जी, इस तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, मोनो लेयर है तो इसलिए हमने एक ही लेयर हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये साइड्स अवेलेबल। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका क्या है कि जैसे हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर कि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस हमारे पास 2 वे से एब्जॉर्ब हो सकती है। वो कैसे, ठीक है, अगर हम देखें, एक तो ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इधर बैठ गया, फिर एक मॉलिक्यूल इधर बैठ गया, एक मॉलिक्यूल इधर बैठ गया। ठीक है, ये हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये डिसोसिएट हो गया 2 एटम्स में, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अब एक साइड पर क्या आएगा, एक एटम आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक साइड पर एक मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर एक साइड पर एक एटम। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या 2 एटम्स नहीं आ सकते, पर अगर आपने ध्यान से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने आपको जम्पशन से पहले ही कंसीडर किया है कि ओनली 1 पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई 1 पर्टिकुलर साइड, राइट। ठीक है, तो एक साइड में सिर्फ एक ही हमारे पास क्या आ सकता है, पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो क्या थे, एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है एक साइड को, और ऐसा भी हो सकता है आपके पास वो H2 की अगर डिसोसिएशन हो गई तो हमारे पास ये क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल अब 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। एक मॉलिक्यूल नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई 2 साइड्स। आई चीज समझ में। अब इसके लिए यहाँ पर जब हमारे पास डिसोसिएशन का केस होगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा जी, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, अब वो फॉर्मूला कैसे हमारे पास चेंज होगा, यहाँ पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के एड्सॉर्प्शन इंटू, ठीक है, n इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको 2 साइड्स को क्या करेगा, ऑक्यूपाई, है ना। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन हो गई तो हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं, तो अब वो 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे ही सिमिलरली ओजोन के लिए हो सकता है, ओजोन क्या करेगा, ओजोन का जो एक मॉलिक्यूल है फिर वो 3 साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, फिर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन वो हमारे पास हो जाएगा जी के डिसॉर्प्शन इंटू n इंटू थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन
इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के एड्सॉर्प्शन इंटू एन इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, के डिसॉर्प्शन इंटू एन इंटू थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एन से एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के एड्सॉर्प्शन अपॉन में के डिसऑर्प्शन, अगेन हमारे पास किसके इक्वल आएगा जी, एक अनदर कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास हो गया थीटा ओवर यहाँ पर थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, के पी आएगा जी, सॉरी यहाँ पे अभी प्रेशर तो रहता ही है ना, ये रहा, ये प्रेशर तो अभी रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू में पी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया Kp इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई ट्राइएटॉमिक गैस के लिए होता, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास ये चेंज आता यहाँ पर Kp इज इक्वल टू थीटा क्यूब ओवर 1 माइनस थीटा होल क्यूब, राइट, ये हो जाता। अब देखो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, Kp की पावर 1/2 इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन, अगर आपको K और P निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, फॉर K एंड P। और अगर आपको थीटा निकालना है तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, इसको रीअरेंज किया था, आप वैसे ही क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा Kp की पावर हाफ इज इक्वल टू थीटा प्लस Kp की पावर हाफ इंटू थीटा। ठीक है, थीटा कॉमन 1 प्लस Kp की पावर हाफ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो Kp की पावर हाफ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू Kp की पावर हाफ ओवर 1 प्लस Kp की पावर हाफ, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा रहता है। अब आपको ना क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। ठीक है, अगर डिसोसिएशन का केस होगा, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर देगा, राइट। तो चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले ही लिख ली थी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, जैसे कि ये, फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम सरफेस कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड। ठीक है, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट थीटा if a pressure of 4 atmosphere is applied and the value of K is 1 atmosphere inverse is given to you। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा और वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, बट यहाँ पर आप देखो जब ये क्वेश्चन आया था तो काफी स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की थी। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस का केस पढ़ते हैं कि किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, बट जब तक आपके क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि डिसोसिएशन हो रही है या कोई हिंट गिवन ना हो, तब तक आप, ठीक है, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, राइट। अब तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा जी। अब हमें थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू Kp ओवर 1 प्लस Kp। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या है जी, 1 इंटू 4, यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 4, राइट। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया जी, 4 अपॉन में 5, दैट इज 0.8, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, थीटा इज इक्वल टू Kp ओवर 1 प्लस Kp, तो कितना सिंपल है। अगर हम इसी क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, कि Kp इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या करते, Kp की वैल्यू, K की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, थीटा ओवर 1 माइनस थीटा, तो आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पर करना पड़ता,
नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपके पास ये बेटर रहेगा कि अगर आप ये फॉर्मूलाज क्या करो, लर्न करो, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये पीवाईक्यू है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था है फॉर द डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन। अब देखो उन्होंने मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में, इट मींस आपको डिसोसिएशन वाला केस ही क्या करना है, कंसीडर करना है, राइट। ऑफ ओजोन, अब ओजोन का डिसोसिएशन हुआ है ऑन अ सरफेस, द प्रेशर अप्लाइड इज 2 एटमॉस्फेयर। प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इफ थीटा इज 50%। इट मीन्स अगर थीटा 50% का मतलब क्या है, 50 अपॉन में 100, इट मीन्स थीटा इज 1/2 हियर। अब देखो डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन किसका हो रहा है, ओजोन का, है ना, O3। और मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको K निकालना है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो जी, KP इज इक्वल टू थीटा क्यूब ओवर 1 माइनस थीटा होल क्यूब। ये आ जाएगा ना जी, 1 माइनस थीटा होल क्यूब। अब देखो थीटा की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, KP इज इक्वल टू थीटा क्यूब ओवर 1 माइनस थीटा होल क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1/2, P की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 1/2 क्यूब ओवर 1 माइनस 1/2 होल क्यूब। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी थी जी, सॉरी हाँ जी, P की वैल्यू 2, K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो P की वैल्यू 2, तो K हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखो 1/2 क्यूब, यहाँ पर इंटू 2 ही लिख लेते हैं, 1/2 होल क्यूब। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2K इज इक्वल टू 1। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 1/2, 0.5 एटमॉस्फेयर इनवर्स, ठीक है, राइट। तो देखो ये कितना इजी है। अगर हम सपोज करो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लेते, है ना, कि KP क्यूब वाला, ठीक है, KP इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे वाला थीटा इज इक्वल टू KP की पावर 1/3 ओवर 1 प्लस KP की पावर 1/3। तो इसमें आपको क्या होती है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी आपको, ठीक है, K और P की वैल्यू निकालनी है तो आप KP इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा, वो वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, जब डिसोसिएशन ना हो रहा हो। एंड अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास आया है KP ओवर 1 प्लस KP, वो वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इसलिए वो पार्ट भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वो क्या है जी, देखो ध्यान से, हमारे पास थीटा क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू KP ओवर 1 प्लस KP, ये आया ना, मतलब जिस केस में डिसोसिएशन नहीं हो रही, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से, ठीक है, तो वो चीज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास था जस्ट उसका अरेंजमेंट था हमारे पास, ठीक है। देखो थीटा हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, थीटा हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्प्शन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, ठीक है। अब ये मोनोलेयर क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ये तो कहा कि जो लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है उस केस में सिर्फ किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, मोनोलेयर की फॉर्मेशन हो सकती है। तो भाई मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, ठीक है। थीटा क्या होता है, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल, है ना, कितनी साइट्स अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल है वो। और ठीक है, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कितना वॉल्यूम एब्सॉर्ब हुआ डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, राइट, इज इक्वल टू KP ओवर 1 प्लस KP, राइट, ये हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम करेंगे रीअरेंज, ठीक है। तो देखो ग्राफ आया था, ग्राफ किसके बीच में आपको प्लॉट करना था, ग्राफ प्लॉट करना था हमें, ठीक है, P ओवर V एड्सॉर्प्शन, प्रेशर ओवर V एड्सॉर्प्शन वर्सेस, ठीक है, वर्सेस P, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना था, तो हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस इक्वेशन को क्या कर दो जी,
रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा V मोनोलेयर अपॉन में V एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 प्लस KP ओवर KP, राइट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें तो P ओवर V एड्सॉर्प्शन चाहिए ना, तो इसको इधर ले आओ, इनको क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये आ गया KP ओवर V एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 प्लस KP ओवर V मोनोलेयर, इसको हम VM से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको चाहिए P ओवर V एड्सॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं पहले, 1 अपॉन VM ऐसे लिख सकते हैं जी, KP ओवर VM, राइट। अब हम इस K को इधर ले आएंगे, ठीक है। K को अगर हम इधर ले आए, ठीक है, तो ये P ओवर V एड्सॉर्प्शन, क्योंकि ये हमें किस पे रखना है, y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर, ठीक है, KP 1 ओवर K इंटू VM प्लस यहाँ पर KP, K इंटू P है, K इंटू क्या है, P है, सॉरी, KP ओवर K इंटू VM, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास K से K कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, P ओवर V एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 ओवर K इंटू वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर प्लस P ओवर VM, P ओवर VM। अब देखो ध्यान से, ये हमें किस पर रखना है, y एक्सिस पर, प्रेशर किस पर रखना है जी, x एक्सिस पर। तो मतलब जो 1 अपॉन VM हुआ वो हमारी क्या हो गई, स्लोप हो गई, है ना। और ये हमारा क्या हो गया जी, इंटरसेप्ट हो गया। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, P ओवर V एड्सॉर्प्शन, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था आपके पास यहाँ पर, वर्सेस प्रेशर। तो ऐसे ग्राफ मिलेगा जिसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव, एंड स्लोप इज गिवन बाय 1 अपॉन में VM, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, एंड इंटरसेप्ट इज 1 ओवर K इंटू VM, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट एड्सॉर्प्शन, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एक चीज और हम यहाँ पर एक जो लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि जो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, क्या वो भी फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह लो प्रेशर हाई प्रेशर पर, ठीक है, उसको फॉलो करती है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो उसका आंसर है यस। कैसे, चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट यहां पर हम लिखते हैं डिपेंडेंस ऑन प्रेशर, डिपेंडेंस ऑन प्रेशर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एट लो प्रेशर, ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर है। तो देखो लो हमारे पास ये है जी, थीटा इज इक्वल टू KP ओवर 1 प्लस KP, ठीक है। अब देखो लो प्रेशर पर क्या होगा, P की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। अगर P की वैल्यू कम है तो KP की वैल्यू बहुत कम है, KP की वैल्यू भी बहुत कम है, ये एट वेरी लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर। तो वी कैन नेग्लेक्ट KP एज कंपेयर टू 1, ठीक है। हम KP को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 1, और अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू KP। इट मींस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, जो कि फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का भी क्या है, रिजल्ट है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये वेरी लो प्रेशर पर किस काइनेटिक को ओबे करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट, एट लो प्रेशर। नेक्स्ट एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा तो देखो अगर P बहुत ज्यादा है तो KP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इट मींस यहाँ पर KP की वैल्यू इन कंपैरिजन टू 1 क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू KP, और अगर हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KP ओवर KP 1। इट मींस यहाँ पर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मतलब हम क्या कहेंगे, इट फॉलोज
जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि आपको ये बताना था लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हाई प्रेशर पर किस काइनेटिक को फॉलो करता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। उसके बाद हमारे पास लास्ट नेक्स्ट इज एट इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो थीटा है वो कैसे वेरी करेगा, राइट। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा हाई प्रेशर पर, तो हमने क्या किया, हाई प्रेशर पर 1 को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि केपी की वैल्यू क्या होती, 1 से बहुत ज्यादा थी। एट लो प्रेशर, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू, यहाँ पर हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया था इन कंपैरिजन टू केपी, राइट। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर पर ना तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते, ना ही हम केपी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास थीटा रहेगा वो यही रहेगा, केपी ओवर 1 प्लस केपी। तो अगर हम यहां से ये चीज ऑब्जर्व करें कि जो थीटा है वो प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या आएगी, कोई ना कोई फ्रैक्शन आएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है, क्या होगा, इट follows fractional order kinetics, it follows fractional order kinetics, राइट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर काइनेटिक्स को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ से हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट, आपको इसकी assumptions पता होनी चाहिए, assumption से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंड सेकेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कैलकुलेशन ऑफ थीटा, के एंड पी इन बोथ केसेस। ठीक है, जब आपके पास डिसोसिएशन होगा तब, एंड सेकेंड केस जब हमारे पास कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूलेज हमें आने चाहिए। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूलेज याद है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है वो हमारे पास यही आता है कि एट हाई प्रेशर पर ये किस काइनेटिक को फॉलो करेगा, ठीक है, लो प्रेशर पर किस काइनेटिक को, एंड इंटरमीडिएट प्रेशर पर किस काइनेटिक को फॉलो करेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। थैंक यू सो मच।